कोई भी बीमारी हो शरीर में कुछ तो सिम्टम होता है उसका। तो किडनी के अभी तो डॉक्टर साहब कोई नहीं कोई ऐसा सिम्टम होता होगा जिससे आदमी को थोड़ा सा आभास हो जाए, कुछ तो हिंट मिलता हो सिम्टम का। बिल्कुल मिलता है। शायद हर एक इंसान को ये सिम्टम आ रहा है आज की डेट में। मेरे पास कई सारे पेशेंट्स रिपोर्ट्स भेजते हैं और ये बोलते हैं बड़े खुश होके, प्राउड होके, कि डॉक्टर साहब हमारा यूरिन फ्लो तो बहुत अच्छा है और हमें कोई दिक्कत नहीं है सांस लेने में और हमारे को कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई दिक्कत नहीं है तो समझ लो कि ऊपर वाले का बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि दिक्कत नहीं है, नहीं तो अभी डायलिसिस करा रहे होते। फॉर वट एवर रीजन अगर किडनी खराब हुई है तो अंदर दिखती कैसी है, और जिस दिन आपने वो देख ली किडनी तो आप समझ जाएंगे कि हुआ क्या आपके साथ। तो ये आपने किडनी की पिक्चर बताई कि किस तरह किडनी टुकड़ जाती है, छोटी होती चली जाती है, उसमें स्टेज वाइज ये चारों चीज़ें हो चुकी हैं। अब उसका साइज हो गया छोटा, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हद तक डैमेज हो चुकी है। हाँ, पर वो साइज भी रिवर्स कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो करो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये तो मिरेकल वाली बात है। किडनी का साइज बड़ा हुआ तो मैंने किसी सारे सेशंस लिखते हैं इट इज मिरेकुलस टू फाइंड। जितनी आपसे हमारी बात हो रही है इतनी बात अगर कोई डॉक्टर करेगा तो मेरे ख्याल में दिन में 5 मरीज देख पाएगा और फिर वो इसका चार्ज ऐसा रख देगा 25,000 रुपये प्रति मरीज। उसको अपना तो भी टारगेट पूरा करना है शाम का। आज की पेशेंट की मानसिकता देखें तो पॉप इन पिल कल्चर है, मतलब एक गोली दे दो जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ, दो चीजें मैसेज करते हैं पेशेंट मेरे को कि ये क्योर हो जाएगा और क्या इसकी गारंटी है। गारंटी और क्योर। भाई बीमारी तुमने करी, गलतियां तुमने करी, गारंटी मैं दूं। बिल्कुल। अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा मैं उन डॉक्टर का, पर वो पेशेंट को बैठा रखा उन्होंने बगल में अपने और बोल रहे हाँ जी कैसा था आपका प्रयत्न, अब कैसा है, बिल्कुल ठीक है। और ये मैं शक्ल से देख के उसको बोल रहा हूँ कि इसको यूरिमिक सिम्टम्स आ रहे हैं और ये बहुत जल्दी कोलैप्स करेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। मैं निश्चल जैन। जैसा कि लास्ट टाइम हमने डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें किडनी की समस्याओं के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी की थी और आपसे वादा भी किया था कि हम इसका एक सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें जो बहुत सारी बातें छूट गई हैं उसके बारे में डॉक्टर साहब से जानेंगे। और उस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारे ऐसे आपके सवाल भी मिले हैं जिसे हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे उनके बारे में और विस्तृत जानकारियाँ लेना चाहेंगे। तो पहली बात तो ये है कि किडनी पेशेंट्स के मन में भ्रांतियाँ तो बहुत रहती हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप आज इस चीज़ को हो सकता है बहुत हद तक निवारण पा सकेंगे। और हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा आपको एक बार फिर से बता दें। डॉक्टर साहब फाउंडर है रिवर्सल क्लिनिक के और पिछले 25 वर्षों से देश व विदेश के लाखों मरीजों का ये जो है सफल किडनी का इलाज कर चुके हैं। और ये किसी ऐसी पद्धति को भी नहीं मानते हैं कि कोई एक फिक्स या रिजिड है। उनके लिए उनका ये कहना है, जैसा कि लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था हमने, कि भाई सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत है, हर पद्धति अपने में महत्व रखती है और उसको सभी का पार्ट लेके हम लोग आगे चलते हैं, डॉक्टर साहब का कहना है। तो एक बार हम फिर से वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला पुनः जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनकी क्वेरीज के लिए काफ़ी दिनों से आग्रह कर रहे थे, व्यस्तता रहती है, लेकिन समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब। थैंक यू निश्चल जी बुलाने के लिए अपने पॉडकास्ट पे। और मैं तो अपनी तरफ से यही चाहूँगा कि जितना बेनिफिट मिल सके लोगों को, मेरा काम ही यही है, जहाँ तक आवाज़ पहुँच सके जी और जहाँ तक असर हो सके। बिल्कुल, ये हम देखते भी रहते हैं, आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं और बिना किसी उसके सबसे बड़ी चीज़ है निःशुल्क सलाह देते हैं और निरंतर ये काम आप करते जा रहे हैं। खैर ईश्वर आपको इसका फल दे और आपकी बहुत लंबी उम्र हो, आप इसी तरह ये मानवता का काम करते रहें। तो डॉक्टर साहब लास्ट पॉडकास्ट जो आपका था वो काफ़ी व्यूअर्स ने देखा और काफ़ी सराहा।
काफ़ी लोगों को उससे जो है काफ़ी आराम भी मिला। आराम इन द सेंस जो उनके मन में गलत फहमियाँ थी वो काफ़ी दूर हुई। और उसके साथ साथ कुछ नए व्यूअर्स थे, ये कुछ उनके सवाल भी हम लोगों को मिले हैं जो मैं आज आपके सामने पुट अप करूँगा, और उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे ये चीज़ें जो उनके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उसका क्या निराकरण है। तो जनरली डॉक्टर साहब, पेशेंट जो है किडनी का एक स्टेज ऐसी आती है जब उसको पता चलता है, कारण किसी भी कारणवश वो अपना जांच कराता है, तो उसको जनरली दिखता है कि 50% तो मेरी किडनी का काम हो चुका। मतलब उसको ये बताया जाता है कि 50% इज डैमेज्ड। तो सबसे पहले उसके मन में यह ख्याल आता है, क्या ये डैमेज किडनी वापस से रिवर्स होकर ठीक हो सकती है क्या? सबसे पहला सवाल उसके मन में ये आता है। तो एक वर्ड में अगर मैं बताऊं तो यस, ओके, 100% किसी भी स्टेज पे किडनी फेलियर रिवर्स हो सकता है। और ये एक ऐसी मिथ है जो मेडिकल स्ट्रीम ने, कन्वेंशनल मेडिकल स्ट्रीम ने ये पाल रखी थी कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट नहीं करता या रिपेयर नहीं करता, और उसकी वजह से इसका कोई इलाज नहीं है और इसको रोका नहीं जा सकता है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए बाय डिफॉल्ट हर एक पेशेंट को ये बोल दिया जाता है कि भाई आपकी किडनी डैमेज हो रही है, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच कीजिए जब तक वो स्टेज तक नहीं पहुंच जाती कि तब तक आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, और इलाज सिर्फ यही है कि ट्रांसप्लांट करा लें, नई किडनी लगवा लें जी। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहा है कन्वेंशनल सालों से सिस्टम का कि भाई किडनी रीजनरेट नहीं करती जी। अब फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि लास्ट 15 से 20 साल कई सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स आए, कई सारी ऐसी क्लिनिकल स्टडीज हुई, और अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में, स्टैनफोर्ड के अंदर हुआ, बाकी अलग जगहों पे हुई, कि उन्होंने पता लगाया कि भाई किडनी के सेल्स भी नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी के। जैसे आपके स्किन रीजनरेट करता है, लिवर रीजनरेट करता है, बोन सेल्स रीजनरेट करते हैं, वैसे ही किडनी के सेल्स भी जो हैं वो कॉन्स्टेंटली रिपेयर, रीमॉडलिंग, रीएक्टिवेशन, रीजनरेशन कर रहे होते हैं। और स्वाभाविक है, अगर बॉडी का सेल है और बॉडी का ही पार्ट है तो उसका जो सिस्टम है वो फॉलो वही करेगा जो बॉडी का सिस्टम है, कि भाई मैं अगर डेड हो रहा हूं तो रीजनरेट करूं, अपने को रिपेयर करूं, रीमॉडल करूं। दैट इज द वे इट इज डन। और जो लेटेस्ट रिसर्च अभी बोलती है वो ये कहती है कि सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म होता है एक, जो प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं उनके जो डेवलपमेंटल पाथवेज होते हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है, रीएक्टिवेट किया जाता है, और इसको आप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों तरीके से कर सकते हो। मतलब आप इसको अंदर से इंट्रिंसिक सिस्टम के अंदर होता है ये, और एक्सट्रिंसिक जिसके अंदर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और ये सब चीज़ें जो होती हैं उस पर बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है इस टाइम पे, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। हमारा जो रिसर्च और प्रोटोकॉल है वो बेसिक है इंट्रिंसिक पाथवेज पे, जो कि आप सेल्फ रिपेयर और रीजनरेशन कैसे कर सकते हैं उस पे काम है। और इसके अंदर इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे निश्चल जी कि मैंने एक प्रोटोकॉल डेवलप कर लिया है, किडनी डिसीज रिवर्सल प्रोटोकॉल। अच्छा, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में डॉक्टर साहब। तो किडनी डिसीज रिवर्सल प्रोटोकॉल जो है वो क्या मानता है कि भाई आप हर वो चीज करें जिससे कि आपकी किडनी रिपेयर होके रीजनरेट हो सके, और उसके अंदर जैसे बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, यस, ऑल systems of medicine included integrated। इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ कि आपने सब चीज का समन्वय लेके साथ में लेके उसको लो इन्फ्लेमेशन अल्कलाइन डाइट, लो रीनल एसिड लोड अल्कलाइन डाइट को आप फॉलो करें, जिसके अंदर कहीं पर भी किडनी पे लोड ना पड़े,
वो अगर अल्कलाइन डाइट आप फॉलो करते हैं, आप कई सारी ऐसी थेरेपीज हैं जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, मेडिटेशन है, होम्योपैथी है, जड़ी बूटियां हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं रिपेयर के लिए, और ये सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको हमने एक प्रोटोकॉल के रूप में डिज़ाइन किया है, जिससे कि हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं फ्रॉम इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोटीन लीकेज टिल डायलिसिस, रिकवरी फ्रॉम डायलिसिस। तो आई एम वेरी होपफुल कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम कुछ लोगों को ये समझा पाएंगे कि वो कैसे किडनी अपनी रिवर्स कर सकते हैं डैमेज को, और कैसे रिकवर कर सकते हैं किडनी फंक्शन। अब डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये आता है कि किडनी, जैसे कि आपने बताया 50-60% लास्ट पोस्टकार्ड में बताया था कि 50-60% तक भी, 70% तक भी डैमेज हो जाती है तो इंसान को कोई चेंज फील नहीं होता, ये लिविंग नॉर्मली। जी, तो ऐसा क्या तरीका है कि, या ऐसे कौन से लोग हैं, कुछ पर्टिकुलर बीमारी वाले, कुछ पर्टिकुलर शारीरिक डेवलपमेंट वाले, या जो इसको, जैसे बीमारी के बारे में तो सब जानते हैं कि आप जितना जल्दी बीमारी को पकड़ लोगे आप उतना जल्दी इसको रिकवर कर लोगे, ये बात तो सब जानते हैं। तो ऐसा क्या तरीका या जांच या कौन से लोगों को अवेयर रहना चाहिए जिससे कि वो किडनी 50% से भी पहले पता लगा ले कि गड़बड़ हो रही है मेरे साथ? क्योंकि आपने बताया है कि उसमें तो 110% चांसेस हैं आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसा कोई एक मैसेज, ऐसा कोई एक आप तरीका बताएं कि भाई जैसे आप किसी चीज से ग्रसित है तो आपको ये करना चाहिए, वही कि वही सांप को कहता है लाठी से मार दीजिए सांप, काम ही खत्म। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, हाउ टू गेट डायग्नोस्ड बिफोर इट इज टू लेट। देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि ये बात सही है कि जब तक आपके 50% से ज़्यादा नेफ्रॉन्स डैमेज नहीं हो जाते हैं तब तक आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कि आपको किडनी की डिसीज़ है, और ना ही आपका क्रिएटिनिन बढ़ता है। मतलब आपकी रिपोर्ट में आपका यूरिया क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल आएगा। अच्छा, जीएफआर आपका 100 के ऊपर होगा और आपकी किडनी 50% 60% डैमेज हो चुकी है। दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग विद किडनी फेलियर, विच इज सिमिलर टू कैंसर, अच्छा, जिसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। अब साइलेंट किलर में क्या होता है कि भाई आपको मालूम ही नहीं पड़ता जब तक डैमेज इतना हो चुका है कि अब वो रिवर्स नहीं हो पाएगा, या अब वो हाथ से बाहर निकल गई सिचुएशन। और ये एक स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिस हो गई है कि जब जीएफआर आपका 90 से 60 आता है तो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, 60% तक जब आपका जीएफआर होता है डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर वो 60 से 30 आता है, 30 से 15 आता है, एंड दैट इज द एंड स्टेज ऑफ इट। और ये अगर हमारे सभी दर्शकों को या जनरल लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि भाई एक अवेयरनेस आ जाए कि भाई किडनी हमारी किस लेवल से, कहाँ से शुरुआत हुई है उसकी डैमेज की, और वहीं पर उसको रोक दिया जाए, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो जब हम टेस्ट कराते हैं तो एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और बाकी चीज़ें देखी जाती हैं। अब मेरे हिसाब से मैं तो ये बोलूँगा कि अगर किसी को ज़रा सा भी ऐसा लगता है कि उसके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत, ये खुद को भी है या खुद को भी है, मैं तो स्टार्ट करूँगा फैमिली से कि नहीं है भाई आपको डायबिटीज़, आपको लगता नहीं है, आपने कराया नहीं, आपको लगता नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है, ना आपको लगता है कि आपको हाइपरटेंशन की शिकायत, मैं क्यों जांच कराया, मैं जांच कराऊं। मैं फिर भी चाहूंगा कि आप एक बार जांच करा लीजिए। हर एक इंसान जहां तक हो सके एक एज के बाद, आई विल से, आज पहले शायद मैं बोलता 35-40, आज मैं बोलूंगा 25। अच्छा, 25 साल की उम्र में आप पेशाब की जांच कराइए। उसमें सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो होगा सिस्टैटिन C। ये नया टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टैटिन C। इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है,
हर एक सेल बनाता है, और वो प्रोटीन दिखना चाहिए ब्लड के अंदर। अगर वो प्रोटीन दिख रहा है तो इसका मतलब किडनी डैमेज शुरू हो गया है। अब वाई आई प्रेफर सिस्टैटिन सी टू क्रिएटिनिन इज बिकॉज क्रिएटिनिन जो है वो बहुत सेंसिटिव मार्कर है। मसल मास ज्यादा होगा, आपका एज होगी, जेंडर होगा, मेल फीमेल, इन सब पे वो निर्भर करता है, उसके वेरिएशंस होते हैं। सिस्टैटिन सी नहीं डिफरेंशिएट करता है, वो एक स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड है, तो उसी से जीएफआर कैलकुलेट हो जाती है। तो सिस्टैटिन सी एक हो गया। दूसरा, इसके भी पहले आप अगर इसके पहले जाना चाहते हैं तो आप माइक्रो एल्ब्यूमिन कराएं। हर एक डायबिटीज के पेशेंट को माइक्रो एल्ब्यूमिन की जांच जरूर करानी चाहिए। स्टार्ट वहीं से होता है। स्टार्ट वहीं से होता है कि माइक्रो मतलब छोटा, एल्ब्यूमिन मतलब प्रोटीन, छोटी मात्रा में प्रोटीन लीक करना मतलब डैमेज हो गया है आपके फिल्टर्स, नेफ्रॉन्स। ACR एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप इसके और पहले आए कि भाई चलो ठीक है, आपका सिस्टैटिन सी भी ठीक है, आपका माइक्रो एल्ब्यूमिन भी ठीक है, आपका ACR भी सही है। इसके पहले और आइए, बाल की खाल निकालते हैं। ठीक है। तो अब इसके पहले आएंगे तो हम क्या देखेंगे, हम इंफ्लेमेटरी मार्कर पे जाएंगे, CRP, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर होता है इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन क्या मतलब क्या हुआ कि आग लगी है शरीर में, जो पार्ट है क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन का। आई थिंक 90% तक पॉपुलेशन इससे सफर कर रही है आज की डेट में, क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, CSI। तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि भाई आग लगी है पूरे शरीर में, स्वेलिंग, सूजन या जलन एक माइक्रो लेवल के ऊपर, सेलुलर लेवल के ऊपर। तो CRP, ESR इन्फेक्शन के लिए होता है, बट CRP, HSCRP ऐसे टेस्ट हैं जो आपको इन्फ्लेमेशन मार्कर्स हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड गेट डन। अब इसके भी पहले आ जाइए, CRP के भी पहले अगर कोई टेस्ट होगा, जो मैं मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो शायद ही कोई डॉक्टर लिखता हो आज की डेट में, वो है होमा IR। अच्छा, ये तो हमने भी नहीं सुना डॉक्टर साहब। हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं जिनको फैमिली में डायबिटीज है और वो बोलते नहीं साहब हमारे फैमिली में तो है, हमारे को नहीं है, तो आप ये टेस्ट करा लीजिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट होती है, पहली स्टेज होती है डायबिटीज की 15 साल की लड़कियों में है आजकल ये। तो एनी चाइल्ड, कोई बच्चा देख लीजिए जो फैट है, शुरुआत हो गई उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की। और ये टेस्ट उस लेवल पे आपको बता देता है कि भाई अब आगे चल के बीमारियां डेवलप होंगी, चाहे वो किडनी की हो, चाहे वो किसी भी तरीके की बीमारियां हो। तो जो होमा IR है, अगर इसकी वैल्यू 1 से कम है तो एक्सीलेंट, बहुत अच्छी हेल्थ है आपकी। अगर 1 से 2.5 तक है तो गुड है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। पर 2.5 के ऊपर अगर चला गया होमा IR तो आपकी स्टार्टिंग हो गई, वार्निंग आ गई। तो बिफोर इवन KFT अगर मैं बोलूं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन HSCRP और माइक्रो एल्ब्यूमिन ACR और सिस्टैटिन सी, ये ऐसे टेस्ट हैं कि जो बहुत ज्यादा अवेयर लोग हैं, जो चाहते हैं कि नहीं मैं इसकी शुरुआत में ही पता लगा लूं कि डैमेज कहां हो रहा है, तो उनको ये टेस्ट कराना चाहिए। मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग कि जिसकी भी फैमिली में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक रहा हो कोई ऊपर वाली जनरेशन में, खुद भले ही फिट है, खुद को है तो है ही है, तो डॉक्टर साहब का मानना है 25 से 30 साल के बीच में ये माइनर टेस्ट करा लें और उसको रिपीटेडली डॉक्टर साहब साल में 6 महीने में एक बार, 6 महीने साल में एक बार कराते रहे, जिससे कि अगर कुछ ऐसा उसमें आ जाता है कि देन एंड देयर काम खत्म हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। रादर देन टू वेट कि भाई हमारा किडनी 75, 80, 90% डैमेज हो जाए, फिर हम सारे जग में घूमे फिरे, हमें क्या करना है, 10 सलाहें लें, पजल्ड हो जाए।
तो एक ये बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने टेस्ट बताए हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हर आदमी थोड़ा सा हेल्थ को लेके कॉशियस तो होता ही है, फिर बाद में बीमार हो जाता है तो 50 टेंशनें उसके दिमाग में हो जाती हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब ने टेस्ट बताए हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से एनालाइज करके कि भाई मुझे ज़रूरत है या नहीं है, हिस्ट्री है, मेरी फैमिली की है, मुझे कुछ दिक्कतें हैं, तो देन एंड देयर उसको रिपेयर कर दिया जाए तो काम ही ख़त्म हो जाए, आगे का इतना बवाली ना हो। तो डॉक्टर साहब एक सवाल और, कोई भी बीमारी हो शरीर में, इवन वायरल इन्फेक्शन हो, थ्रोट हो, कोई सी भी दिक्कत हमको होती है, कुछ तो सिम्टम होता है उसका। ज्ञात तो जाता है कि आज मेरा गला जकड़ रहा है, मुझे लगता है वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, मुझे बुखार आ सकता है, तपना शुरू हो गया, गर्म सांसें। तो किडनी का भी तो डॉक्टर साहब कोई नहीं कोई ऐसा सिम्टम होता होगा जिससे आदमी को थोड़ा सा आभास हो जाए। ये ही थोड़ी सी लैक ऑफ जानकारी या इन्फॉर्मेशन कहूँगा, या जो लोगों को नहीं है, जो किडनी पेशेंट के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और जो उनको जो है बहुत वर्स्ट चीज में ले जाता है, 60-70% डैमेज। कुछ तो हिंट मिलता होगा सिम्टम का। बिल्कुल मिलता है। शायद हर एक इंसान को ये सिम्टम आ रहा है आज की डेट में, और वो है वीकनेस, लेथार्जी, कमजोरी, थकान। पहला सिम्टम है इन्फ्लेमेशन का, जो कि ग्राउंड है किडनी फेलियर का। आप अगर कहीं पर भी पूछेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको, या इंटरनेट पर देखेंगे तो आप, ये डॉक्टर से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि चलो भाई पेशाब में झाग आना पहला सिम्टम है। नहीं, पेशाब में झाग आ गया तो समझ लिए हो चुका है काम, उसके पहले जाइए बाहर की खाल निकालिए। अब अगर मैं शुरुआती सिम्टम्स को लेके चलूं तो यकीन मानिए शायद हर एक व्यूअर जो उस टाइम पे देख रहा है ये पॉडकास्ट, वो ये मानने लगेगा कि उसको किडनी फेलियर हो रहा है। और शुरुआती सिम्टम होता है कमजोरी, सडन आफ्टरनून क्रैश, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई बस अब नींद आ रही है, या कमजोरी आ गई है, थकान है, काम करने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं कर रहा है, नींद पूरी हो रही है, उसके बाद भी थका थका महसूस कर रहे हैं। क्यों? जाने उसका कारण जाने। दूसरा, माइल्ड स्वेलिंग। माइल्ड स्वेलिंग मतलब क्या कि आपकी पहनी हुई अंगूठी बाहर नहीं निकल रही है सवेरे आसानी से, थोड़ा सा टाइटनेस आ गई है उस अंगूठी के अंदर। तो जब आप देखेंगे वो, उसका मतलब क्या होता है? भाई स्वेलिंग अच्छी खासी हो तो मालूम पड़े कि भाई पैर सूज गया है, या सुबह चलना भी हो ही जाता है, ऐसे अंगूठी नहीं निकाली जा रही आसानी से। दैट इज वाटर रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन, मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो कमजोरी हो गई, थोड़ा सा वाटर रिटेंशन होना शुरू हुआ, कुछ लोगों के अंदर ड्राइनेस ऑफ स्किन या इचिंग हल्की हल्की होने लगती है। एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो मैंने इनिशियल स्टेजेस में देखा है किडनी फेलियर के, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन फॉग। सडनली दिमाग की ट्यूबलाइट बंद हो गई, याद ही नहीं रहा, हाँ क्या, समझ में नहीं आया। अच्छा, थोड़ी देर फिर लैप्स हो जाता है, कंसंट्रेशन लैप्स। हाँ, कंसंट्रेशन लैप्स, ब्रेन फॉग जिसको बोलते हैं। चौथा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन। अब ज्यादातर लोग बोलेंगे साहब ये तो नॉर्मल बात है, सब में हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये है इन्फ्लेमेशन, कुछ गड़बड़ है। क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, CSI जिसको मैं बोलता हूँ। और ये शुरुआत होती है हर एक बीमारी की, सिर्फ किडनी फेलियर की नहीं, बल्कि हर एक बीमारी की जो शुरुआत है वो इन्फ्लेमेशन थी। और इन्फ्लेमेशन कहाँ से आ रहा है? कॉमन सेंस लगाएं तो आप देखें कि भाई इन्फ्लेमेशन कहाँ से आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है? तो वो शुरुआत होती है आपकी तेल से। जो आप सोयाबीन का तेल और सनफ्लावर का तेल और राइस ब्रान का तेल और कनोला तेल, रिफाइंड ऑयल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सीड ऑयल्स, इसमें पूफा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्राउंड पे इन्फ्लेमेशन के अंदर। ऑब्वियसली 50 चीज़ें और इन्फ्लेमेशन को कॉज करती हैं, जैसे आपकी ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर्स,
बहुत सारी चीजें, तो वो इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं। और क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को आप कैसे पता लगा सकते हो कि भाई मेरे अंदर क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है? तो आप सीआरपी, जैसे मैंने बताया, सी रिएक्टिव प्रोटीन या HSCRP आप करा लो, आप फेरिटिल लेवल चेक कराओ, आप देखो आपकी विटामिन डी लो तो नहीं है, तो ESR चेक कराइए। तो ये बेसिक टेस्ट होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं। और अगर आप ये चेक कराएंगे और देखेंगे अगर ये हाई है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी की तो शुरुआत हो गई है। बट स्पेसिफिकली फॉर किडनी फेलियर रीनल पेशेंट्स ये स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद जब किडनी फेलियर हो चुका है आपका 50, 60, 70, 80%, 90% ऑलरेडी जब हो चुका है, तब आपको सिम्टम्स आते हैं फोमी यूरिन के, फिर आपको सिम्टम्स आते हैं बैक एक के, फिर आपको सिम्टम्स आते हैं पेशाब ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, जो वेरिएशंस होते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है या जी मिचला रहा है। ये सब जब सिम्टम्स आने लगे हैं तो समझ लीजिए कि हो चुका है, काफी डैमेज हो चुका है, खेल हो चुका है। तो जब तक ये सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं जी, मेरे पास कई सारे पेशेंट्स रिपोर्ट्स भेजते हैं और ये बोलते हैं बड़े खुश होके, प्राउड होके, कि डॉक्टर साहब हमारा यूरिन फ्लो तो बहुत अच्छा है और हमें कोई दिक्कत नहीं है सांस लेने में और हमारे को कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, दिक्कत नहीं है तो समझ लो कि ऊपर वाले का बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि दिक्कत नहीं है, नहीं तो अभी डायलिसिस करा रहे होते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिक्कत नहीं है, दिक्कत काफी है, प्रेजेंट नहीं कर रही है, सिम्टम्स नहीं है, यूरिनिक सिम्टम्स नहीं। उन्हें भी अलर्ट हो जाना चाहिए। दे शुड बी टोटली अलर्ट। उनको तो सबसे ज्यादा अलर्ट होना चाहिए क्योंकि वो स्टेज पर हैं जो रिवर्स हो सकती है। ये उनके लिए अच्छा संकेत है। तो ये उनके लिए अच्छा संकेत है, पर कम से कम अवेयर हो जाएं कि ये सिम्टम्स होते हैं, वो जो रिक्वायर्ड टेस्ट हैं वो कर लें। और जब हम और एडवांस लेवल पर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा और कितने ऐसे टेस्ट हैं जहां पर आप एक्चुअली देख सकते हो अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, किडनी के अंदर क्या हो रहा है? जी। अच्छा, तो आप इमेजिंग के टेस्ट हैं आजकल की। आज हम मतलब एक ऐसी एरा में रहते हैं जहां पे हम ऑलरेडी इमेजिन कर सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो सब बताएं कि अगर हम माइक्रोस्कोप में खराब किडनी या किडनी सही या खराब कैसे हो रही है, उसकी पिक्चर कैसी होती होगी, या वीडियो कैसा होता होगा उसका? हाँ, मतलब अगर आप अंदर की बात जानना चाहते हैं, और ये हर एक किडनी पेशेंट को जानना जरूरी है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। जब आपको CKD हो गई या क्रॉनिक किडनी डिसीज लेबल हो गई, या आपका क्रिएटिनिन या यूरिया बढ़ गया है थोड़ा बहुत, फॉर वट एवर रीजन, वो ऑटोइम्यून भी हो सकता है, वो क्रॉनिक भी हो सकता है, वो एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है। फॉर वट एवर रीजन अगर किडनी खराब हुई है तो अंदर दिखती कैसी है, और जिस दिन आपने वो देख ली किडनी, तो आप समझ जाएंगे कि हुआ क्या आपके साथ। अगर मैं स्टार्ट में बोलूं तो सारे पेशेंट्स में एक चीज होती है जो, अच्छा, ये पेशेंट जो होते हैं ये इनको कोई लोग बायोप्सी की रिपोर्ट कराते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं बायोप्सी करा लीजिए। बायोप्सी की रिपोर्ट सबकी एक जैसी होती है किडनी फेलियर पेशेंट्स की। अच्छा, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सब लोगों की एक जैसी होती है। क्या कम डैमेज है, ज्यादा डैमेज हो? पिक्चर वही है। अच्छा, पिक्चर क्या है? ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। सब हमको ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस डायग्नोस हो गया। भाई क्या है नेफ्राइटिस? इन्फ्लेमेशन ही तो है नेफ्रॉन्स का। तो जब ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आपको आ गई है तो मतलब इन्फ्लेमेशन हुआ, मतलब आग लगी है, चोट लगी है। अब आग लगी, चोट लगी, स्किन पे लगी, तो उसके बाद क्या हुआ? चोट लगने के बाद उस पे पपड़ी जमा होना शुरू हुई। जो ये पपड़ी है इसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। ठीक है, ट्यूबुलर फाइब्रोसिस। लोग बोलते साहब फाइब्रोसिस आ गई। अच्छा चलो ठीक है भाई, फाइब्रोसिस आ गई तो सख्त पपड़ी जमा हो गई। फिर बोलते हैं अरे साहब स्क्लेरोसिस देखिए हमारे अंदर। ज़्यादातर पेशेंट में स्क्लेरोसिस पाई जाती कि भाई एक सेक्शन उठाया गया स्पेसिमेन का जिसके अंदर देखा गया कि 10 आउट ऑफ 20 ग्लोमेरुलाइज वर फाउंड स्क्लेरोस्ड। स्क्लेरोस का मतलब क्या हो गया? सूख गया, वो ड्राई हार्ड हो गया। ठीक है, स्क्लेरोस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है एट्रोफी।
एट्रोफी मतलब सिकुड़ जाना। जब पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरी किडनी सिकुड़ गई है, छोटी हो गई है, श्रिंक, ये सब हो चुका है उसके अंदर। ये प्रैक्टिस, फाइब्रोसिस, स्क्लेरोसिस, एट्रोफी, ये चारों चीजों ने ये चारों ये स्टैंडर्ड हैं ज्यादातर, मैं बोलूंगा शायद हर एक किडनी पेशेंट के अंदर जिसमें किडनी फेलियर हो रहा है। और कॉमन सेंस लगाइए, अपने मन को थोड़ा सा टटोलिए और सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। किसी भी ऑर्गन के साथ, किसी भी चीज के साथ ऐसा कब होता है? जब वो सख्त हो जाती है, पहले उसको चोट लगती है, सूजन होती है, छिलती है, नॉर्मली, हाँ, हीलिंग होती है, पपड़ी जमा होती है, सख्त होती है, हार्ड हो जाती है और फिर छोटी हो जाती है। इसके जो मेन कारण है वो है पोषण का नहीं पहुंच पाना, नमी का नहीं पहुंच पाना। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तब वो हिट करता है किडनी के फिल्टर्स को। अब आप ये मान के चलिए कि किसी भी मोमेंट पे आपके जो ये 10 लाख फिल्टर्स हैं किडनी के अंदर, एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। अच्छा, तकरीबन। तो बीपी स्पाइक किया, ब्लड शुगर स्पाइक किया, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। पर वो जो स्पाइक किया, सडनली राइज किया बीपी, उसने हिट किया और इंजर किया एक फिल्टर को। पानी मार रहे हो छल्ली में, तेज मार दिया आपने, ये फट गया उसका। फट गया उसका। वो हिट किया, उसने इंजर किया, वहां पे स्वेलिंग हुई, वहां पे हीलिंग हुई, नेचुरल हीलिंग हुई, उससे पपड़ी जमा हुई। फिर क्या हुआ, जब वो डैमेज हो गया, वहां पे वो खून सप्लाई प्रॉपरली अब नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि डैमेज हो चुकी है, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पानी की वैसे ही कमी है, नमी है, डिहाइड्रेशन है, सो दैट रिजल्ट्स इन दिस। अब उसका साइज हो गया छोटा, मतलब वो काफी ज्यादा हद तक डैमेज हो चुकी है। हाँ, पर वो साइज भी रिवर्स कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब आई एम सो हैप्पी जब पेशेंट्स रिपोर्ट्स भेजते हैं और आई वापस, मतलब अल्ट्रासाउंड कराया उन्होंने कि सिकुड़ी हुई किडनी है 6 महीने पहले, उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया कि सब किडनी में तो साइज नॉर्मल आ रहा है। दिस इज, मतलब आश्चर्यजनक है, बट अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो करो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये तो मिरेकल वाली बात है। किडनी का साइज बड़ा हुआ तो मैंने किसी सारे पेशेंट्स लिखते हैं इट इज मिरेकुलस टू फाइंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट द किडनी साइज इन वापस आई नॉर्मल, क्योंकि जनरली ये बता दिया था अब ये किडनी छोटी हो गई है, सिकुड़ गई है, अब तो मतलब कोई चांस ही नहीं है, मतलब इसी तरह बोल दिया जाता है। हाँ हाँ, ज्यादातर पेशेंट्स को नहीं बता, ज्यादातर क्या सारे सभी को बोला जाता है ये तो, कि कुछ नहीं हो सकता है साहब, आप वेट एंड वॉच करो, हम देखेंगे आपका क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ, इसको देखते रहिए, मॉनिटर करते रहिए। अच्छा, बायोप्सी करा लीजिए, ओहो बायोप्सी में कंफर्म हो गया कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, स्टेरॉइड चालू कर दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चालू कर दो, और उससे क्या होगा कि तुरंत प्रोटीन लीकेज कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी, For time नहीं। हाँ, पेशेंट को लगेगा अरे वाह 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 ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मैं तो ठीक हो गया साहब, बहुत अच्छा बात है। लेकिन बस के डॉक्टर साहब को भी मालूम है अच्छी तरीके से इससे कुछ नहीं ठीक हो रहा है, ये सिर्फ लेप है, टेम्पररी है। टेम्परेरी है। मैं आपको बताऊं, दैट इज द जनरल केस। ज्यादातर पेशेंट्स को जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो एंटी हाइपरटेंसिव्स है, मतलब ब्लड प्रेशर की गोलियां दे दी जाती, 3-4 गोलियां दे दीजिए बस। अब आप वेट एंड वॉच कीजिए, अब देखिए साहब आपका ये बैलेंस ठीक रह रहा है, कोई बात नहीं, इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस इतना काफी है। अच्छा, अब ये लेवल हो गया, अच्छा ओहो अब आप बढ़ रहा है, तो अब आप देखिए, सोचिए कि ये बढ़ रहा है और एक कुछ महीने में या 1-2 साल में आपको डायलिसिस की जरूरत पड़, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। ये बोल देते हैं। आई सी द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। पहले आता है कुछ नहीं करना है 90 से 60 तक, फिर 60 से 30 तक वेट एंड वॉच होता है, फिर 30 के बाद बोला जाता है कि अब आप मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, फिर 15 पे आता है तो बोलते हैं अब डायलिसिस कराइए, और उसके बाद बोलते हैं ट्रांसप्लांट कराइए। यही है नॉर्मली। तो पेशेंट भी क्या करे डॉक्टर साहब, वो जहाँ जा रहा है उसको यही बताया जा रहा है। अब अनअवेयरनेस है या कोई भी मेडिकल साइंस की, आप बात मान लीजिए, उस मेडिकल साइंस में आपने भी पहले बताया कि भाई वो वही बताते हैं जो उनको पढ़ाया जाता है। हाँ, और ये बढ़ाए जाते हैं, कैसे बढ़ाए जाते, कौन पढ़ाता है ये इनको? एक देयर इज समथिंग नोन एज CME, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन। तो आज के जो डॉक्टर है
मतलब मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, तो पर मैं जनरली बता रहा हूँ कि जो कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन है वो किसी सेमिनार या सिंपोजियम में या वर्कशॉप्स में नहीं हो रही है। वो कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन एमआर दे रहा है। जो कंपनी आती है वो एक नया प्रोडक्ट लेकर आती है, मेडिसिन लेकर आती है, उसका एमआर उनको खड़ा होकर समझाता है कि डॉक्टर साहब ये ऐसे ऐसे नया टेक्नोलॉजी आई है और नई दवाई आई है, ये ऐसे ऐसे काम करेगी। अच्छा अच्छा ठीक है साहब, बाकी उनका जो भी सिस्टम होता है सभी जानते हैं, तो वो उनकी सीएमई है। मेरा प्रॉब्लम कन्वेंशनल सिस्टम में मेडिसिन से यही है कि आप कम से कम कुछ तो करो। लोग दर्शक बन के किसी इंसान को मरते हुए मत देखो। आप डॉक्टर हो, आप किडनी के डॉक्टर हो, कम से कम इतना तो कर सकते हो। चलो ठीक है, मान लिया आपके पास कुछ नहीं है, मान लिया आप नहीं जानते हो कि आप क्या कर सकते हो, कम से कम इतना तो जानकारी दे दो अपनी लेवल पे कि भाई डाइट के बारे में बता सको, ठीक है, कम से कम न्यूट्रिशन के बारे में बता सको, कम से कम अगर कोई ऐसा लगता है कि कुछ हर्ब्स हैं जो सेफ हैं, इंप्रूव कर सकती फंक्शन को, उनके बारे में बता सको। एग्जैक्टली बेसिक गाइडलाइंस तो दे सको कम से कम अपनी तरफ से। या फिर 1 मिनट में आपने 4 रटी हुई दवाइयां जो आपके कलम पे चढ़ी हुई हैं वो लिखी हैं आपने और बोले जाए। होता भी यही है बेसिकली। पेशेंट पूरी फीस भी देता है जो मेंशन्ड है, 3 घंटे बैठता भी है बाहर, फिर नंबर आता है, हार्डली उसको 1 मिनट 60 या 90 सेकंड मिल पाते हैं, और उतनी देर में वो क्या डिस्कस कर पाएगा। तो इसीलिए हम आपके माध्यम से ये जानकारी हमको दिलवा देते हैं कि भाई जितनी आपसे हमारी बात हो रही है, इतनी बात अगर कोई डॉक्टर करेगा तो मेरे ख्याल में दिन में 5 मरीज देख पाएगा, और फिर वो उसका चार्ज ऐसा रख देगा 25,000 रुपये प्रति मरीज। उसको अपना तो भी टारगेट पूरा करना है शाम का, तो कितनी बातें हो नहीं पाती हैं जनरली पेशेंट की चैम्बर में। तो हम ये चाहते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनको उसकी बारीकियां मिल जाएं, जो जनरली पेशेंट ना तो बात कर सकता है उनसे, ना वो उतनी नॉलेज रखता है कि पुटअप कर सके, ना उन पे इतना समय है कि वो बता सके। उन्होंने तो आपने बिल्कुल सही कहा, 4 रटी दवाइयां लिख दी, अगली बार आना, ये जांच करा के फिर से आ जाना, ठीक है तो तुम्हारा भरा, नहीं ठीक है तो फिर 2 और जोड़ दी उसमें, फिर 1 और जोड़ दी। बेसिक रूट कॉज पे काम नहीं किया जा रहा है सबसे। और एजुकेट वो करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि शायद वो भी जानते हैं कि वो एजुकेट जो पेशेंट है वो होना नहीं चाहता है। आप आज के पेशेंट की मानसिकता देखें तो पॉप इन अ पिल कल्चर है, मतलब एक गोली दे दो जिस समय ठीक हो जाओ। हाँ, 2 चीजें मैसेज करते हैं पेशेंट मेरे को कि ये क्योर हो जाएगा, और क्या इसकी गारंटी है? गारंटी और क्योर। भाई बीमारी तुमने करी, गलतियां तुमने करी, गारंटी मैं दूं बिल्कुल, और क्योर भी मैं ही करूं। आपको कुछ नहीं करना है, नहीं, आपका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है इसके अंदर। खराब कर तो लिया उसने अपनी किडनी, उसने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, अब आप ठीक करो। बस अब आप ठीक कर दो, और वो भी लिख के दो स्टैम्प पेपर पे कि ठीक कर दोगे। अनफॉर्चुनेट है बट ये है, ये रियलिटी आज की डेट में। मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो बनाया था ब्रीदिंग टेक्निक्स पे, मेडिटेशन पे, बहुत पावरफुल टेक्निक है वो, 10 मिनट लगते हैं उसको करने में, और बायो फीडबैक टेक्निक है जिसके अंदर आप यू कंडीशन योरसेल्फ कि आप रिकवर कर रहे हो। और ज़्यादा नहीं, करीब 10,000 व्यूज़ आए उसके ऊपर। मुझे नहीं लगता निश्चल जी 100 लोगों ने भी वो किया होगा। क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है ना। फ्री में भी नहीं मिल रहा, वो करना ही नहीं चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, आलस। अब क्या करें, और आलस इंसान पे इतना टूट गया है कि वो जीभ से भी मजबूर है। मैं उसको डाइट प्लान दे रहा हूं, मैं उसको बोल रहा हूं कि अगर तुमने ये डाइट प्लान ले लिया, फ्री में बांटता हूं, मैं फ्री में डाइट प्लान बांटता हूं, फ्री में दवाइयों की एडवाइस देता हूं, जितना हो सकता है 15, 20, 50, 100 जितनी हो सकती है पर डे की, ठीक है, एडवाइस देता हूं, बात करने के पैसे लेता हूं। अगर फोन पे आपको बात करनी है ऑब्वियसली, तो क्योंकि रिपोर्ट स्टडीज होती हैं, उसमें भी सवाल आप पूरी स्टडीज लगती है उसके अंदर, चाहे वो होम्योपैथी लगे, चाहे आयुर्वेदिक दवाई लगे, चाहे एलोपैथिक दवाई लगे, जिसका भी सजेशन दे सकते हैं, और विद डाइट प्लान्स सब कुछ दे देता हूं। उसके बाद भी नहीं करते हैं लोग।
कितने तो ऐसे, मैं अगर 10 रिप्लाई दे रहा हूँ उसमें से 5 ऐसी रिप्लाई होंगी जिनका थैंक यू भी नहीं आया। बताइए, बस रिपोर्ट डाल के उनका काम खत्म। हमने रिपोर्ट डाल दी डॉक्टर साहब, हम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे अब। और मैं बुरा नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये मानसिकता है ये ठीक ही नहीं होगा। जिसको बोलते हैं ना अपना कर्म करते चलो। हम अपना कर्म करते चले, बाकी उसकी किस्मत। उसको अगर हमारे एडवाइस के थ्रू ठीक होना है तो हम माध्यम हैं, और नहीं होना है तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता फिर तो। हम कोई उसका कर देगा वो। डेस्टिनी तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, ज़रूरी चीज़। जैसे आपके पास प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं पेशेंट्स के, आप मंगाते हो, रिपोर्ट्स मंगाते हो, तो आपने क्या उसमें कुछ ऐसा पाया कि जो भी वो दवाइयाँ कंज्यूम कर रहा है अपनी बीमारी के लिए, वो सारी सेफ कर रहा है, या वो उसकी कंडीशन को और बद से बदतर ना कर दें? इज ही टेकिंग सेफ मेडिसिन? कुछ इसमें, जैसा कि हम एक स्पेशल मेडिकल साइंस है जिसकी हर दवा में हम जैसे ही उसको खोल के देखें, गूगल पे डालें, उसका इंसर्ट पढ़ें या लिटरेचर पढ़ें, तो उसमें एक साइड इफेक्ट का कॉलम जरूर होता है। तो कुछ आपके नॉलेज में भी ऐसा है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ पेशेंट आपने लेते हुए पाए, तो ले तो वो बेनिफिट के लिए रहे हैं लेकिन वो काम उल्टा कर रही है? कुछ ऐसे आपने देखा? बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी दवाइयाँ दी होती हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जिसके अंदर एक भी वो दवाई नहीं दी है जो रिक्वायर्ड है। तो ये तो दूसरा एस्पेक्ट है। मेन एस्पेक्ट जो है वो ये है कि कॉमन आदमी आज की डेट में जो दवाइयाँ ले रहा है वो किडनी फेलियर कॉज कर रही हैं। किडनी का पेशेंट ही ले रहा है और किडनी फेलियर हो रही है? नॉर्मल आदमी। अच्छा। आप यू विल बी शॉक्ड टू फाइंड कि एक दवाई है ओमिप्राजोल, एंटासिड है। खाली और खाई जाती है? खाली पेट खाई जाती है सब लोग। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू किडनी फेलियर। अच्छा। एक दवाई है मतलब ये तो खैर ज्यादातर लोग जानते हैं कि पेन किलर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिक्लोफेनेक, ये फेनिक है, आइबोब्रूफिन है, नेप्रोक्सिन है। बहुत सारी फीमेल्स माइग्रेन से सफर करती हैं, वो नेप्रोक्सिन खाते हैं एंड दे कैन रिजल्ट इनटू किडनी फेलियर। फिर बहुत सारे डायबिटिक ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि जानते नहीं हैं कि जब उनका किडनी फंक्शन 30% से ज़्यादा डिक्लाइन कर जाता है और वो कंटिन्यू मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है डायबिटीज़ की। जो वो आदमी मैंने सुना वो बिना डॉक्टर की सलाह भी लेना शुरू कर। बिल्कुल, ग्लाइकोमेट या इस टाइप की जो मेटफॉर्मिन होती है। अब वो अगर आपका जीएफआर डिक्लाइन कर गया है 30% या 25%, मेटफॉर्मिन विल गेट एक्यूमुलेटेड इन योर बॉडी, इट विल कॉज एसिडोसिस। तो आपके प्रिस्क्रिप्शन में ये देखना ज़रूरी कि अगर आपका जीएफआर इज बिलो 30 तो आप मेटफॉर्मिन ना ले रहे हो। देन ऑफ कोर्स डायूरेटिक्स हैं, इंडिविन एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं। कई सारे पेशेंट जो है उनको स्वेलिंग के लिए डायूरेटिक दे दी जाती है कि भाई एक वाटर पिल होती है, स्वेलिंग हो गई आप ये ले लो। मैं कितने पेशेंट्स में देखता हूँ कि जैसे उनको डायूरेटिक दी जाती है या उसका डोज बढ़ाया जाता है तो क्रेटिनिन जंप कर जाता है। बेसिकली बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, सूखापन कॉज करती है वो। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इवन ARBs और एंटी हाइपरटेंसिव जो रेगुलर दी जाती हैं वो भी किडनी को डैमेज करती हैं। तो बहुत केयरफुल प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत होती है, इसके अंदर नॉलेजेबल डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है कि आप जब नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो आपका केस प्रॉपर्ली स्टडी करके आपको प्रिस्क्राइब करे तो वहीं आप। ठीक है, तो दवाई भी किडनी डैमेज कर सकती है जी। इस तरह की कई दवाइयां आपने बताई हैं। आप क्रेटिनिन को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। किडनी पेशेंट को जब ट्रीट करते हैं तो कहते हैं मैं क्रेटिनिन को एक साइड पर रख देता हूं, मैं दूसरी पैरामीटर्स को बहुत मानता हूं। लेकिन जबकि हुआ किडनी पेशेंट की लाइफ में क्रेटिनिन जितने भी मिले, हाय मेरा क्रेटिनिन बढ़ गया, हाय मेरा क्रेटिनिन 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। आप कहते हो क्रेटिनिन कोई एक मार्कर ऐसा है ही नहीं जिससे आप किडनी को जज कर सकते हैं। क्रेटिनिन धुआं है, स्मोक। आग कहीं और लगी है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप देखते हैं कि आपका क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़े हैं तो आप ठीक है, हाँ बढ़े हुए हैं, पर
उसका किडनी से कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिएटिनिन बेसिकली कम्स फ्रॉम मसल टिश्यू ब्रेकडाउन। और बहुत सारे पेशेंट्स को मैं 50 बार समझा चुका हूं कि भाई क्रिएटिनिन एक ऐसी वैल्यू है जो कि सुबह दोपहर शाम रात वेरी करती है। सुबह ज्यादा होगी, बताया था आपने, रात को कम होगी। खाली पेट अलग होती है, खाली पेट अलग होती है, भरे पेट अलग होती है, फीमेल में अलग होती है, मेल में अलग होती है, समर्स में अलग होती है, विंटर्स में अलग होती है, बुखार आ जाए तो अलग, बुखार इन्फेक्शन हो जाए तो अलग होती है, स्ट्रेस हो जाए तो अलग होती है, स्लीप ना हो तो अलग होती है। सो रादर देन फोकसिंग ऑन क्रिएटिनिन, आपको जो मैंने पैरामीटर्स डिस्कस करे हैं, आपको रूट कॉज पे काम करना है। आपको काम करना आईएफ पे, इन्फ्लेमेशन पे काम करना, आपको काम करना आईआर पे, इन्फ्लेमेशन पे काम करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करना है। आपको ग्राउंड पे देखना है कि रूट कॉज के लिए क्या कर रहे हो। और ये मैं हर एक डॉक्टर और हर एक पेशेंट को बोलता हूं कि भाई वर्क ऑन द रूट कॉजेज ऑफ योर प्रॉब्लम। उसका जड़ क्या है, और जड़ फिर वापस मैं रिपीट करूंगा, पूरे शरीर में आग लगी है जिसको हम लोग CSI बोलते हैं, क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन। उसको डाउन करो। कैसे डाउन करोगे? हैबिट से डाउन करोगे, लाइफस्टाइल से डाउन करोगे, फूड से डाउन करोगे, स्पेसिफिक खाने की चीज़ें होती हैं जो फूड आइटम्स होते हैं उनसे डाउन करोगे, मेडिकेशन से डाउन करोगे, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनसे डाउन करोगे। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को ठीक कर सकते हैं। आप जब उस लेवल पे काम करेंगे तो आपका 100% किडनी जो डैमेज है वो रिवर्स होगा। और किडनी डैमेज ही नहीं, मैं तो बोलता हूं कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो एसोसिएटेड होती हैं इन्फ्लेमेशन से वो रिवर्स हो जाती हैं। तो इन पर्टिकुलरली इन केसेस ऑफ किडनीज आई विल से एक दवाई आती है नेफ्रोशील्ड मैक करके, जो एक एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स है। मैंने इससे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स नहीं आपने देखा। बताया था पिछली बार, मतलब इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स है कि एंटीऑक्सीडेंट है क्या कि भाई आपने सेब काटा, थोड़ी देर रखा, ब्राउन हो गया, वो ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऑक्सीजन जीवन देता भी है और लेता भी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन से ही मरता भी है इंसान अल्टीमेटली। एज जिसको बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, वो बेसिकली इट्स ऑक्सीडेशन। तो आपको सेब के ऊपर वो ब्राउन ना हो तो आप नींबू का रस उस पर छिड़क दो, तो दैट इज विटामिन सी विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो स्पेसिफिकली नेफ्रॉन रिपेयर या किडनी के अंदर जब आप रिपेयर की बात करते हैं तो आप यू कैन नॉट डू अवे विदाउट एंटीऑक्सीडेंट्स। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लगे, लेना ही लेना पड़ेगा। N-एसिटाइलसिस्टीन हो गया, टॉरिन हो गया, ALA हो गया, CoQ10 हो गया, रेसवर्सेटॉल हो गया, सिलेमैरिन हो गया, विटामिन E हो गया, B, C, मतलब व्हाटएवर इट टेक्स, जितने भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आपको लेना होगा और एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में लेना होगा, जिससे कि आपके जो नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए हैं वो रिपेयर हो। असिस्ट, जब मैं बोलता हूं कि अल्कलाइन या एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लिए, तो मैं एक लेवल पे बोल रहा हूं कि आप इस पर लोड मत डालो, पर किसी लेवल पे तो उसको ठीक भी करना है, तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लगते हैं। आई रिकमेंड अ लॉट ऑफ हर्ब्स ऑल्सो, जो कई सारी जड़ी बूटियां जैसे गोखरू, पलाश, वरुण, कासनी, पुनर्नवा, ये सब, ये एक नेफ्रो पंचामृत करके एक सिरप आता है, या नेफ्रो पंचामृत प्लस जो उसके साथ आता है, जिसमें गिलोय और अश्वगंधा और आंवला और बहुत सारी जिंजर, ऐसी कई सारी चीजें होती है जो हम जानते हैं कि भाई हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं। हजारों सालों से कुछ बीमारियां ने दी जाती हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ है, इफेक्टिव है, तो भाई क्या परेशानी है अगर इसको ले लें साथ में। तो हम तो ये नहीं बोल रहे कि आप अपनी रेगुलर सारी दवाइयां बंद कर दीजिए, हम इंट्रिंसिक वे में इंटीग्रेट करके जहां पर जिस तरीके से जैसे भी जरूरत हो, जो भी लगे किडनी को ठीक करने के लिए वो लीजिए आप। कई सारी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे मैं देता हूँ एपोसाइनम हो गई, बर्बरिस हो गई, एपिसमेल हो गई, तो ये ऐसी दवाइयां हैं जो कि स्पेसिफिक एक्शंस हैं इनके, दे वर्क वेरी वेल। प्लम्बम मेट हो गई सिकुड़ी हुई किडनी के लिए, या कैलकेरिया कार्बो, तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि एक पेशेंट को लगती हैं अलग अलग लेवल्स पे, स्टेजेस पे। अब कोई मुझसे आके बोल दे कि साहब इस स्टेज पे क्या मैं ये ले सकता हूं,
तो वो सिर्फ मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं इस केस को असेस कर लूं कि क्या इस स्टेज पे स्टार्ट करेगी। कि भाई इनिशियल स्टेज पे मुझे लगता है ऐसा कि एंटीऑक्सीडेंट्स और हर्ब्स दे दी तो खाली इसी से काम हो जाएगा। या मुझे लगता ही नहीं इस स्टेज के अंदर उसमें होम्योपैथी की जरूरत है या एनी अदर थिंग, तो प्रोटोकॉल जो भी फॉलो करेगा 100% किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, चाहे वो इनिशियल स्टेज ऑफ डैमेज में हो चाहे वो एंड स्टेज में हो, वो रिवर्स कर सकता है। टोटली नॉन फंक्शनल किडनी कैन ऑल्सो गेट रिवर्स्ड प्रोवाइडेड आप अपने दिमाग को अलाइन कर सको, तैयार हुआ, विश्वास कर सको, युद्ध लड़ना है, सरेंडर कर सको और वो जो जरूरी है वो कर सको। दिमाग लगा के विश्वास करके जो हर चीज लगती है उसको करो, मेरे कहने पे चलो। मैं कोई भी चिकित्सा पद्धति को मना नहीं करता हूँ। ये तो आपने पहले भी कहा था। आई विल इंट्रीगेट ऑल थिंग्स टू यू फॉर यू एंड आई डू इट फॉर यू। तो आपने इसमें एक बहुत जरूरी बात बताई कि एक तो हमको उस किडनी की जो हालत जहां तक बिगड़ गई है 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, वहां उसको रोकना है, मतलब उस पर लोड नहीं डालना है। बिल्कुल अपनी दिनचर्या से, खाने पीने से, लोड ना देने से एक तो वो वहां की वहां रुके, फिर उसके रूट कॉज पे अंदर से मेडिकेशन, चाहे हर्ब्स हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे सप्लीमेंट्स हो, चाहे एंटीऑक्सीडेंट हो, उसको इंजेक्ट करना है ताकि वो उसकी कंडीशन को बेटर करे। क्योंकि रोक देना कोई सोल्यूशन नहीं है, कब तक रोके रहोगे, बिल्कुल कभी तो बांध टूटेगा फिर वो। तो अब उसको रिवर्स कर करके वापस आप 70 से 65 ले जाओ, 60 ले जाओ, धीरे धीरे। तो दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अब डॉक्टर साहब जैसे आपको भी क्या क्या समस्या आती हैं पेशेंट ट्रीट करने में, कि उसकी, या आप उसको कैसे पहचान जाते हो कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है? बिल्कुल तो रिपोर्ट देख के बता दूं। अच्छा, आपको मैंने 1 महीने पहले आपकी रिपोर्ट देख के बताया कि ये दवाइयाँ शुरू कीजिए, ये दवाइयाँ कंटिन्यू कीजिए, ये डाइट प्लान फॉलो कीजिए। 1 महीने बाद रिपोर्ट करा के भेजिए। जैसे ही वो रिपोर्ट करा के भेजता है मैं रिपोर्ट देख के समझ जाता हूँ ही इज डूइंग नथिंग। I can exactly tell him on his face that you have done this thing wrong. Because हर चीज रिपोर्ट में शो करती है। ओके, अगर यूरिया बढ़ रहा है तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं एमोनिया गया है शरीर में, जिसको लिवर ने ब्रेक कन्वर्ट के यूरिया में डाला है और किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाई है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। अब वो मेरे से क्या झूठ बोलेगा, वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। खैर एनीवेज वो सेपरेट चीज है। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो बेसिकली कंप्लायंस की प्रॉब्लम है। कंप्लायंस की मतलब कि भाई जो डायरेक्शंस दिए गए हैं उसको नहीं किया गया इन टर्म्स ऑफ डाइट एंड मेडिकेशन। अब डाइट के लिए इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसको कहीं कुछ और दिख गया, उसने वो खा लिया, या किसी ने बता दिया उसको, अरे साहब अगर ये सब चीज़ बंद कर दोगे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फॉर वॉट एवर रीज़न डाइट फॉलो करेगा, 100% कुछ नहीं होगा उसका डिस्टर्बेंस। 100% मेरी दी हुई डाइट को अगर कोई जैसे मैं बोलूं वैसे फॉलो कर ले तो हो ही नहीं सकता कि यूरिया और क्रिएटिनिन कम ना हो। 100% ओनली डाइट। जो मैं दवाई बताऊंगा अलग से, ऑब्वियसली दैट विल बी फास्टर, बट इट इज इम्पॉसिबल। मतलब हाँ ऑब्वियसली अगर कोई और इन्फेक्शन हो गया या कोई और बीमारी लग गई या कुछ वायरस हो गया तो बात अलग है। बट अगर आप कंट्रोल कर सको और उसको जैसे मैंने बोला है सुबह दोपहर शाम रात ये खाना है वो खा सको, 100% आपको यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाएगा। किसी भी दुनिया में किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, कई पेशेंट्स की अफोर्डेबिलिटी ऐसी नहीं होती है जो कि यही समस्या है। अब जैसे उनकी दवाइयाँ चल रही हैं रेगुलर, ऊपर से मैंने और बता दिया कि भाई ये भी ले लो वो भी ले लो, उनका महीने का बिल बन गया 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। जेन्युइन बात है कि भाई नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, बट एवरीबडी कैन अफोर्ड डायलिसिस, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब आदमी किडनी को बचाने के लिए सोचता है कि मैं पैसे नहीं खर्च करूंगा, और जब किडनी फेल हो जाती है तो हफ्ते में 2-3 बार उसके लिए पैसे इंतजाम करते था। वो 10,000 रुपये महीने का बिल बना लेते, महीने का नहीं सॉरी हफ्ते का उसके लिए अरेंज हो पक्का बिल बन जाता है उसका जिंदगी भर के लिए। तो
ये बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है कि भाई आप जो मैं बोल रहा हूँ वो कर सको, एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला है, फॉलो अप करो। अच्छा, ऐसे भी पेशेंट्स हैं बहुत सारे जिनको मैंने बोला कि हर 4 हफ्ते पे या 6 हफ्ते पे फॉलो अप कीजिए, और वो गायब हो गए। 2 तरीके होते हैं पेशेंट के गायब होने के, या तो अच्छा हो गया या गड़बड़ हो गया। दोनों केसेस में पेशेंट गायब होता है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो 2 साल बाद मेरे को मैसेज, डॉक्टर साहब आपने वो दवाई बताई थी वो मैं अभी तक ले रहा हूँ और अब मैं ठीक हूँ, पर अब 1-2 हफ्ते से मेरे को ये हो रहा है। आउट ऑफ टच, बिल्कुल आउट ऑफ टच। मैंने तुमको एक टाइम के लिए बताई है वो दवाई, जो अपडेट या रिव्यू होगी हर 4 हफ्ते बाद। आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद आ रहे हैं ये कहने के लिए। कितने पेशेंट्स मेरे को पुराने पर्चे भेजते हैं डॉक्टर्स के, 1 साल पुराने, ये दवाई चल रही है। मैंने कहा पर ये तो 2024 का पर्चा है। नहीं, यही चल रही है, जरूरत ही नहीं। सो दैट वो कंप्लायंस के इश्यूज हैं, जेन्युइन इश्यूज हैं। अगर आप उसको प्रॉपरली करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि ऐसा कोई केस नहीं है जो किसी भी स्टेज पे रिकवर नहीं कर सकता। प्रोवाइडेड जो बोला जाए वो करो और रेगुलर फॉलो अप करो। अरे कुछ डॉक्टर साहब ऐसी भी समस्या आपने देखी है? मैं कुछ अपने मिलने वालों को जानता हूँ, उनको डायग्नोस हो गया, उनको पता चल गया मेरी किडनी खराब है, 60-70% खराब है, और वो जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं नेफ्रोलॉजिस्ट का जिसका भी ले रहे हैं, अब वो देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि हाँ मुझे इस लाइन से जो है सर्वाइवल नहीं है, मेरा डिग्रेशन ही होना है, मेरी डायलिसिस ही होनी है, मेरा ट्रांसप्लांट ही होना है, और इंतजार कर रहे हैं। अब आ गया साहब वो 30 पे 15 पे डायलिसिस पे, कुछ तो डायलिसिस के बाद भी नहीं चेत रहे हैं। अब जब बिल्कुल ही यूरिन होना बंद हो गया तब गुहार लगा रहे हैं, अब बचा। देख वो जब से रहे हैं, जब इनका यूरिन भी आ रहा था तब उनकी बहुत सारी सिचुएशंस फेवर में थी, लेकिन वो इंतजार आएंगे जरूर। सारी पद्धतियां ट्राई करी उन्होंने भी, जो मेरे मिलने वाले हैं, लेकिन वो कब ट्राई की? जब उनको लगा कि अब कोई चारा नहीं बचा है, शायद यही अमृत है, इसको पी लूं या छान लूं तो मैं सही हो जाऊंगा। जबकि अगर वो जब से करते, मेरे ख्याल में रिवर्स होकर उनकी सिचुएशन बेटर। आपको भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि आदमी आपको बार बार नॉक कर रहा है, काम नहीं किया, फिर नॉक किया, काम नहीं किया, अब बिल्कुल डॉक्टर साहब अब तो ये बदलने पे आ गए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं निश्चल जी, जो मेरे से, अच्छा मेरे पास ना व्हाट्सएप जो सिस्टम है उसके अंदर चैट हिस्ट्री रहती है। हाँ देखा, इसलिए दोबारा रिपोर्ट भेज दी, अब चेक किया, ओह इसको तो मैंने एडवाइस दी थी फरवरी 2024 में, उसके बाद तो ये पेशेंट सन्नाटा खींच गया था। ही डिडंट रिप्लाई, देख लिया, रिप्लाई नहीं किया, दोबारा रिपोर्ट भेजी। अब देखा पुरानी रिपोर्ट देखो, अच्छा इसका क्रिएटिनिन 2.5 था जब मैंने एडवाइस दी थी, आज क्या है 7.5। ये कल्ले का बहुत दुख लगता है मेरे को, बहुत दुख लगता है। अब वो मेरे को प्रेशराइज कर रहा है, अब बताओ, विच इज वेरी सैड। वाई भाई, अगर किसी ने जेन्युइनली आपको फ्री ऑफ चार्ज एडवाइस भेज दी, डाइट प्लान भेज दिया, सब कुछ भेज दिया, आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, और फिर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 1 साल 2 साल वो चमत्कार कर दूं। जब वो सिचुएशन इतनी वर्स हो गई है मैं फिर भी करता हूँ। हाँ, स्क्रीनशॉट जरूर भेज देता हूँ, एडवाइस वाज सेंड टू यू, फिर बोला अच्छा सॉरी सर अब इस बार करेंगे। सो दैट इज अ जेन्युइन कंसर्न व्हिच हैपेंस। पर मैं उसको ये लेके चलूंगा कि भाई जो मेरा काम है मैंने कर दिया, मेरा काम तो मुझे करना ही है, बाकी उसकी किस्मत जैसा हो इस तरह क्या उसका वो विश्वास है। बट हाँ इतना जरूर है कि अगर प्रॉपरली फॉलो अप करेंगे एडवाइस को तो देयर इज नो रीजन व्हाई दे शुड नॉट गेट बेटर। अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है किडनी पेशेंट्स को ठीक करने का, या कि मैं कर दूं, मेरे साथ बोलते हैं फॉलो करो, ये कॉन्फिडेंस आपको कहां से आता है? बिफोर आफ्टर रिपोर्ट से आता है, और इतनी बिफोर आफ्टर रिपोर्ट्स हैं मेरे पास कि अगर मैं वो दुकानदार की बैठ जाऊं जो आपको यूट्यूब पे हाँ वैक्सीन को बढ़ा के भी करते थे, पेशेंट की शक्ल से लग रहा है उसको यूरेनिक सिम्टम्स आ रहे हैं। अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा मैं उन डॉक्टर का, पर वो पेशेंट को बैठा रखा उन्होंने बगल में अपने, और बोल रहे हाँ जी कैसा था आपका क्रिएटिनिन, अब कैसा है, बिल्कुल ठीक है। और ये मैं शक्ल से देख के उसको बोल रहा हूँ कि इसको यूरेमिक सिम्टम्स आ रहे हैं और ये बहुत जल्दी कोलैप्स करेगा।
ठीक है, और उन्होंने उसका वो एडवर्टाइजमेंट बना दिया। सिंपल लोग हैं, देख रहे हैं, अच्छा इसको ऐसा हो गया, मेरे को भी ऐसा हो गया। लाखों करोड़ों का धंधा बना रखा है लोगों ने। एंड स्पेशली आयुर्वेद में मैंने ये देखा है, आयुर्वेद के अंदर इतनी दुकानें खोली हैं आज की डेट में, दे आर सेलिंग जस्ट अबाउट एनीथिंग फॉर एवरीथिंग। मतलब ऐसी होप दे रहे हैं कि बस डायलिसिस के लिए हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा। बड़े बड़े सेंटर्स खोल रखे हैं इन लोगों ने, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि इट इज नॉट मेडिकली राइट टू डू दैट। भाई आज को अगर मैं भी वही करने लग जाऊं, मेरे पास पूरी एक फाइल है जिसमें सिर्फ बिफोर आफ्टर रिपोर्ट्स हैं कि भाई ऐसे ऐसे क्रिएटिनिन डाउन हुए कि आप यकीन नहीं करेंगे। बट दे आर ओनली फॉर रिकॉर्ड पर्पस, दे आर नॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन के लिए नहीं है वो। आपको एक पेशेंट की स्थिति देखनी है कि भाई ये इंप्रूव किया है पर ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वो इम्प्रूवमेंट को लेकर अगर मैं एडवर्टाइजमेंट चालू कर दूं, मैं क्लियरली बोलता हूं कि जितने भी ये पेशेंट बैठा के जबरदस्ती बुलवाते हैं पेशेंटों से, उनका फॉलोअप हुआ कमी। जो 6 महीने पहले जिस पेशेंट को बैठा के बुलवा रहे थे, 6 महीने बाद जरा मेरे को उनकी रिपोर्ट दिखा देना क्या हुआ। एंड दिस हैपेंस ऑन अ डेली बेसिस कि डॉक्टर साहब मैंने वहां से आयुर्वेदिक की दवाई ली और मेरा जो क्रिएटिनिन इतना था वो इतना आ गया, फिर कुछ दिनों बाद वो क्रिएटिनिन वापस चला गया, इट जम्प्ड बैक। व्हाट दैट मीन्स, उसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ऐसी जड़ी बूटी दी जिसका डायूरेटिक इफेक्ट था। डायूरेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यूरिन फ्लो को बढ़ा लेना तो निकाल देना उसके अंदर, तो उसके इनिशियल रिजल्ट्स तो आ जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज नुकसान करती है और काम नहीं करती है। रिपेयर वाला काम नहीं हुआ। आपने रूट कॉज को नहीं ट्रीट किया, आपने जड़ पे असर नहीं किया। एक्चुअली क्या वो भी क्या करे, पब्लिक चाहती भी चमत्कार है ना। ये चमत्कार को नमस्कार। जड़ी दिखाई हैरी पॉटर वाली, काम हो गया। चाहते भी पेशेंट यही यही है, करें क्या। इत्मीनान और तसल्ली नहीं है उनके पास जी। उन्होंने किडनी तो खराब करी 20 साल में, ठीक उसको 20 दिन में कर दो। बिल्कुल उनका ये मानसिकता है और मेहनत करनी नहीं है। तो बेसिकली इसका एक समरी अपन निकाले तो वो यही आएगी, समय रहते जैसे ही आपको जानकारी हुई है, भले ही बड़े स्टेज में हुई है, इनिशियल में हुई तो बहुत अच्छा, स्टेज बढ़ भी गया है, वेट ना करें उसे बैड टू वर्स होने का। अपना डॉक्टर साहब का बताया हुआ जो भी प्रोटोकॉल है, क्या बताया था आपने, किडनी डिसीज रिवर्सल प्रोटोकॉल, KDRP, इसको फॉलो करें। किसी भी स्टेज में आपको डायग्नोस हुआ है, आप उसको अगर पूरी तरह फॉलो करते हैं तो डॉक्टर साहब ने अश्योर किया है इसको रिवर्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स हुआ है। उसके लिए डेडिकेशन जरूरी है आपका। ही इज योर एडवाइजर, ये आपको बताएंगे करना आपने, इनके करने से कुछ होगा भी नहीं। अगर ये कर भी लेंगे ना आपके लिए, तो आपके लिए क्या होगा, कुछ नहीं। तो बेसिकली आपको वो सारी चीजें करनी है, इसको बहुत सीरियसली लेना है, लाइटली नहीं लेना है। अगर आपको वाकई मुक्ति चाहिए इस बीमारी से और जंजालों में फंसे रहना है, कभी इधर का देख उधर का देख, हाँ 2 महीने ली थी आराम आया, हाँ ये है कि आपको ये जज करना है कि भाई जो मैंने ये इनका प्रोटोकॉल फॉलो किया, पहली चीज तो मेरी कंडीशन वर्स होने से रुकी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किडनी पेशेंट में कि आप फर्दर डिटोरिएट नहीं हुए। फिर आपने देखा कि कुछ हाँ रिवर्सल मुझे दिखने को मिला, रिवर्स बोलते हैं, एक यूं मेरा ग्राफ यूं गिर रहा था, उसमें एक ऊपर की तरफ गया तो मतलब होप आई। फिर 2-3 स्टेप ऊपर जाएगा तो वो आराम आने लगेगा। लेकिन डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, मैं एक चीज में ऐड करूंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फर्स्ट स्टेप कर दी, आपने जो मैंने बोला कि भाई ये डाइट कर लो, ये दवाइयां ले लो, आपने शुरू कर दी। पेशेंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर किडनी फेल हुई है तो मेरे को 1.5 साल तो दो, क्योंकि फिर भी यूज 10-15 साल तो लगे होंगे, आपको पता नहीं चला। मेरे को उतना टाइम तो दो। आप ये सोचो कि
हर 2 महीने आपकी दवाई, बताई हुई दवाई मैं 2 महीने से ले रहा हूँ। अरे भाई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हम पे, 2 महीने से ले रहे हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि किडनी डैमेज रिवर्सल जो है वो 2 महीने में नहीं होता है, ना वो 2 महीने में खराब हुआ। अगर उसको 10 साल लगे तो चलो मैं 5 साल मत दो, 2 साल मत दो, 1-1.5 साल तो दो कम से कम उसको रिवर्स करना चाहिए। और उतना समय पेशेंस से जो बोला जाए उसको दृढ़ निश्चय से, संकल्प से, जैसे मैं बोलता हूं ना हमेशा कि सामग्री, संकल्प और सहयोग, ये 3 चीजें जरूरी हैं। आपके पास संकल्प होना चाहिए, ठीक होना है, सामग्री आपके पास वो सब दवाई और खाने की चीजें होनी चाहिए, सहयोग फैमिली का मिलना जरूरी है। तो बेसिकली यही है कि एक बार आपने, हाँ पिछली बार थोड़ा सा उसका माइंडसेट का और बोला था कि आपको जो है मन में ठान लेना है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और ठीक होते हैं। सबसे जरूरी माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, जैसे मैंने बताया ना, मैं आपको वो वीडियो बनाया था माइंडसेट के बारे में ही था वो, कि आप कैसी ब्रीदिंग टेक्निक्स कर सकते हो। मतलब आप सोचिए, एक छोटी सी चीज है जो सर्कुलेशन के लिए मैजिकल काम करती है। एक एलिमेंट है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, वो बहुत जरूरी होता है माइक्रो सर्कुलेशन के लिए। किडनी बेसिकली इज अ पुअर वैस्कुलेचर ऑर्गन, मतलब स्ट्रक्चरली किडनी ऐसी है कि वहां पे खून सप्लाई होती है, अच्छी नहीं मिलती जितनी बाकी ऑर्गन्स को मिलती है, तो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ वैसोडाइलेटर, जैसे बीट रूट होता है जो के अंदर, उससे आती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए ब्रह्मरी प्राणायाम जिसको हमिंग प्राणायाम बोलते हैं, हमिंग या 15x लेवल्स जो हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड के इंप्रूव हो जाते हैं। आप कर लो, आप देखो उसके इफेक्ट्स। तो मेंटली आप यकीन मानिए, अपने को कॉन्फिडेंस में लीजिए, देखिए कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा शरीर है, मुझे ठीक करना है, जो लगेगा गाइड एज अ डॉक्टर आई एम देयर फॉर यू। बिल्कुल, यही मैंने अभी आप वो फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर इट विल बी ओके। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से और अंतिम संदेश यही देना चाहेंगे हम कि धैर्य रखिए और इत्मीनान रखिए। ये बीमारी ठीक होती है, लेकिन आपको इसके लिए पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। कोई भी इसमें लीनियंसी कहते हैं ना, वो नहीं चलती है, लेकिन कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको जब तक जीना है यही सब करना है ना। ही सेइंग 1-1.5 साल आप मेरे कहे पे चल लीजिए, फिर आपको लिबर्टीज मिलेंगी। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें हमने डॉक्टर साहब से सीखी है, और डॉक्टर साहब से हम फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर साहब किसी तरह थोड़ा थोड़ा समय हमारे पेशेंट्स के लिए आप बार बार निकालते रहें। बिल्कुल, जिससे बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं मानता कि जितनी बातें आपने बताई हैं, कोई पेशेंट एक डॉक्टर से 1 लाख रुपए फीस दे के भी बात कर सकता होती, जानकारी नहीं मिल रहा है उसको। बिल्कुल। और मैं तो ये चाहूंगा कि रेगुलर पॉडकास्ट होने चाहिए हमारे, जिससे कि हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों को भी टेकअप कर सकें जो नॉर्मली कवर नहीं होती हैं। मतलब हम लोग बात करते हैं, फोकस करते हैं CKD पे, क्रॉनिक किडनी डिजीज। बहुत सारी ऐसी किडनी की बीमारी हैं, जैसे लूपस नेफ्राइटिस है, ये IgA नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक किडनीज है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारी है किडनी की जो कि लाइलाज बताई जाती है, जिनका इलाज है। अच्छा, तो आई विल वांट कि हम लोग टेकअप करें इन सब बीमारियों। हाँ, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब, टाइम निकाल के थोड़ा सा एक, तो हमारे डॉक्टर साहब के हिसाब से तो हर चीज, हर ताले की चाबी है। बस ये है आप तैयार है कि नहीं है। तो हम फिर से एक बार डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, आपने समय निकाला व्यूअर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको बहुत तरक्की दे, बहुत स्वस्थ रखे, इसी तरह आप मानवता करते रहे। थैंक यू।